Good morning, class. Today we are continue our chapter 11, force and pressure. Contact forces. Types of forces. There are the two types of forces: contact forces and non-contact forces. Today our topic is contact forces. First is the muscular forces. Muscular forces is the force exerted by the muscles of our body. अपनी बॉडी से हम अपनी बॉडी से जो मसल्स का फोर्स लगाते हैं वो कहलाता है मस्कुलर फोर्सेस। जिस तरह से ये साइकिल को चलाना, इसमें भी हमारी बॉडी का मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है। एनिमल्स अपनी मसल्स का फोर्स लगाते हैं, जिस तरह से वो बुलॉक्स में जो बुलॉक्स होती हैं उनको चलाने के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, अपनी मसल्स का फोर्स लगाते हैं। हम रनिंग करते हैं तो मसल्स फोर्स लगाते हैं। जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं तो हम क्या करते हैं, मसल्स का फोर्स लगाते हैं। ये सब हम ये सारे फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं और इसी फोर्स को बोलते हैं मस्कुलर फोर्सेस। जिसमें हम अपनी मसल्स का फोर्स लगाते हैं वही हमारा कहलाता है मस्कुलर फोर्सेस। एनिमल्स भी अपनी मसल्स का फोर्स लगाते हैं, जैसे कि कैमिकल्स, डंकीज, एलिफेंट्स ऑल्सो यूज मस्कुलर फोर्सेस टू परफॉर्म वेरियस टास्क। डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये सारे एनिमल्स भी अपना मसल्स का फोर्स लगाते हैं और इसी को बोलते हैं मस्कुलर फोर्सेस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये फ्रिक्शन है एक तरीके का जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन में लेकर आता है। जैसे कि एक बॉल है, रोलिंग करेगी ऑन द ग्राउंड, ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स टू रेस्ट टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पहले रोलिंग करेगी ग्राउंड पर, उसके बाद रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में पेन रहता है, उसको हम होल्ड करके रखते हैं। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अगर कोई चीज़ गिरती है तो हम उसको पकड़ते हैं, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। जो इसी चीज़ को पकड़ के रखना वो सब हमारा किस में आता है? फ्रिक्शन में। जैसे कि बाइसिकल है, बाइसिकल की पैडलिंग हम करना बंद कर देंगे तो बाइसिकल की जो पैडलिंग है वो अपने आप ही खुद क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो रफ जो सरफेस होती है उस पर ज़्यादा होता है कंपेयर टू द स्मूथ सरफेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखोगे जो आपकी टूटी फूटी सड़क होगी, अगर आप उसे बॉल फेंकोगे तो उसको रुकने में टाइम लगेगा। और जब आप किसी फ्लोर पे, जो फ्लोर बहुत स्मूथ होगा, उस पर डालोगे तो फटाफट वहाँ से वो फिसल कर नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो रफ सरफेस पे उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा है और जो स्मूथ सरफेस है उस पर फ्रिक्शन जो है वो कम है। जिससे जो वेट फ्लोर होते हैं उस पर फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जो रफ हमारे फ्रिक्शन होता है वो रफ सरफेस पे ज़्यादा हो जाता है। अगर जैसे सूखा है फर्श तब तो हम उस पर फिसलते नहीं, लेकिन जगह कभी गीला हो जाए, गीला होने से क्या हो जाएगा? सरफेस ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जितनी रफ होगी फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा, उतना हम नहीं गिरेंगे, उतना हम ईजिली चल लेंगे। बट जितनी स्मूथ होगी उतना फ्रिक्शन हमारा कम हो जाएगा, उतना ही क्या होगा? हम जल्दी फिसल जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला फोर्स आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन द टू मैग्नेट्स। अब अट्रैक्शन और रिपल्सन, मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन और स्टील। फोर्स एक्सर्टेड करते हैं मैग्नेट से कौन से पीसेस पे? आयरन के और स्टील के पीसेस पर। यह है इसका नॉर्थ पोल और यह है इसका साउथ पोल। दिस इज अ मैग्नेट। इसकी में दो पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल। अपोजिट चार्जेस मीन्स प्लस एंड माइनस। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्स अट्रैक्शन है और रिपल्सन है। तो अट्रैक्शन कब होगा? जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे। देन रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेट्स। दो मैग्नेट्स के बीच में रिपल्सन मतलब वो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। कब? जब सेम चार्जेस एक दूसरे के पास आएंगे। जब सेम चार्जेस एक दूसरे के पास आएंगे तो ये क्या कर देंगे? एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, धक्का देंगे। और अपोजिट चार्जेस आएंगे तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को रिपेल करेगा। आप इसका एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकते हो। मैग्नेट को एक दूसरे के नियरेस्ट लेकर आओगे, अगर वो एक दूसरी तरफ खींच के आ रही है तो उसका मतलब वहाँ पे अपोजिट चार्जेस हैं। बट आप एक मैग्नेट का चार्ज चेंज कर देख लो और दूसरी वाली का मत करो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, धक्का देंगी, क्योंकि वहाँ पे सेम चार्जेस हैं। सो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है जैसे कि हम किसी चीज़ को रब करके उसमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक तरीके का करंट, एक तरीके का फ्रिक्शन। तो क्या होता है उसमें, जब हम एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को चार्ज करेंगे एक पेपर से रब करके और उसको सिंपल स्ट्रॉ के पास लेकर जाएंगे, पहले तो हम एक स्ट्रॉ ले लेंगे, उसको पेपर से रब करेंगे, तो जो पेपर से रब कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें चार्जेस आ रहे हैं, चार्जेस की आगे उसमें, उसके बाद हम उसको सिंपल स्ट्रॉ के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि स्ट्रॉ के पास वो चार्जेस नहीं है, जो दूसरे वाले स्ट्रॉ को जिसको हमने रब किया है उसके पास चार्जेस, तो वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। बट अगर हम दोनों रब किए हुए पेपर से रब किए हुए स्ट्रॉ को एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो जो उसके अंदर चार्जेस आए हैं वो उनको रिपेल कर देंगे। फर्स्ट वाले में हमने एक को ही रब करा, दूसरे को ऐसे ही रहने दिया, तो वो दूसरे को एक दूसरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे अपोजिट चार्जेस हैं। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट जब हम एक को पेपर से कर रहे हैं, दूसरे को भी अगर हम पेपर से कर देंगे तो दोनों दूसरे को चार्जेस को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, दोनों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थे उसमें दो डिफरेंट फोर्स थे, वो आकर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए और चार्ज वालों ने अनचार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, जो एक्सर्टेड करेगा फोर्स, जो एक चार्ज बॉडी है दूसरी अनचार्ज बॉडी की तरफ, और जो चार्ज बॉडी हैं वो दो एक दूसरे को रिपेल कर देंगी, और वन अनचार्ज एंड अदर इज चार्ज, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वेरी सिंपल, हम डेली लाइफ में अपने देखते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये बॉल है, अगर आप बॉल को ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ थ्रोन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो डाउन की तरफ ही वापस लौट कर आएगी। अपवर्ड फॉल्स डाउन, कोई चीज़ ऊपर की तरफ गई नीचे की तरफ वापस आ गई। ठीक, जो लीव्स हैं वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरती हैं, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरती होंगी। जो काइट्स हैं जब वो उड़ती नहीं तो वो नीचे की तरफ आ जाती हैं। बॉल्स को फेंका, कितनी भी ऊपर फेंकेंगे, कितनी भी हाइट से फेंकेंगे, फिर भी वो नीचे ही आएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होती है। हम कोई भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकेंगे वो अर्थ की ग्रेविटी की तरफ वापस लौट कर आएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कोई भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे वो नीचे की तरफ ही वापस लौट कर आएगी। जिस लाइक रिवर्स भी आप देखना, वाटर जो है रिवर्स में कैसे फ्लो डाउनवर्ड्स होता है, वो डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ फ्लो होकर आता है, ना कि ऊपर की तरफ फ्लो होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सब चीज़ें जो हैं वो अर्थ में अट्रैक्ट होती हैं ग्रेविटी की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अर्थ में हमारे ग्रेविटी होती है, हम भी क्यों इतना स्मूथली खड़े होकर चलते हैं। अगर ग्रेविटेशन ना हो तो अर्थ पर कोई भी ज़मीन पर ऐसे नहीं चल पाएगा। ग्रेविटी की ही वजह से सारी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं अर्थ की तरफ। हमारे स्लीपर्स में और अर्थ की ग्रेविटी में फ्रिक्शन रहता है बीच में, जो हमें हेल्प करता है चलने में। फ्रिक्शन ख़त्म हुआ हम गिर जाएंगे, और ग्रेविटी नहीं हुई तो हम चल नहीं पाएंगे। तो ये हमारे फोर्सेस हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमें पता नहीं होता है, बट ये हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपने देखा होगा, अगर आपके पास बैलून होगा, बैलून को आप वॉल के पास लेकर जाओगे तो वो वॉल पे चिपकना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वॉल में भी चार्जेस होते हैं और हमारे बैलून्स में भी चार्जेस होते हैं, तो वो वॉल को अट्रैक्ट करते हैं। और जहाँ वो नहीं चिपकता, मीन कि वहाँ पे सेम चार्जेस थे जो उसको रिपेल कर रहा है, और जहाँ पे वो बैलून जो है वॉल से जाके स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो इट्स मीन कि वहाँ पे क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं जो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इट्स मीन्स जिस चीज़ में प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, एरिया कम होगा। फॉर एग्जांपल एक नेल है जिसका हेड है, जो उसका उस पर क्या है, प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, तो वो ईजिली क्या हो जाएगा, वुडन में आसानी से फिट हो जाएगी। इट इज़ ईजियर टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक। वुडन प्लैंक में इस नेल को पुश करना आसान है बिकॉज इट्स पॉइंटेड एंड देन इट्स हेड बिकॉज द प्रेशर इज मोर। इसके पॉइंटेड एंड में प्रेशर ज़्यादा है इसके हेड से। एरिया कम है और प्रेशर ज़्यादा है। जिसका एरिया कम होगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ इसका एरिया इसके कंपेयर में क्या है, कम है, बट एरिया कम है लेकिन प्रेशर ज़्यादा है। जब हम यहाँ पर इसको बीट करेंगे तो ये आसानी से चली जाएगी, क्योंकि इसके में क्या है, प्रेशर ज़्यादा है। इसका जो पॉइंटेड एरिया है उसमें क्या है, प्रेशर ज़्यादा है कंपेयर टू द हेड। ठीक है। It is easier to cut vegetables with a sharp knife than a blunt knife because the pressure is more. जो नाइफ हमारी जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा तेज़ होगी, उससे सब्जी काटना आसान हो जाएगी।
ठीक है। इसमें प्रेशर सिंपल फॉर्म्स में यही है जिसका एरिया कम होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा, वहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता। जैसे आपके बैग्स के आपने शोल्डर बैग्स देखे होंगे, उसमें उनके जो जिनके ब्रॉड होते हैं बैग्स के, जो जिनके स्ट्रैप्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, थिन नहीं होते हैं, पतले नहीं होते हैं, ब्रॉड होते हैं, तो उसमें प्रेशर कम होता है, रिड्यूस हो जाता है प्रेशर। जितनी पतली चीज़ होगी उसमें क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, हमारे जो शोल्डर है उन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा, तो हमारे जो शोल्डर है उन पर प्रेशर कम पड़ेगा। शोल्डर्स बैग हैव ब्रॉड एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स टू रिड्यूस प्रेशर। मीन अगर उसके जो ब्रॉड हैं, पतले नहीं है स्ट्रैप्स, तो हमारे जो प्रेशर है हमारे ऊपर कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये एग्जांपल आप देख भी सकते हो, आपके घर में जो पर्स वगैरह भी होते हैं उनके वो ज़्यादा पतले होते हैं तो वो शोल्डर में पेन करते हैं, बट अगर वो चौड़े और मोटे होते हैं तो वो रिड्यूस कर देते हैं प्रेशर को। नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड गैस। जो प्रेशर है वो एक्सर्ट होगा लिक्विड से। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है, इसकी जो कंटेनर्स हैं इस पर क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ ए कंटेनर्स इज डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ ए लिक्विड कॉलम। जो प्रेशर है वो इसके कंटेनर के बॉटम में होता है, वो डिपेंड करता है इसकी हाइट पर, वो डिपेंड करता है इसकी हाइट पर। अब देखो रबर बैलून है ये दोनों ही, बट एक बैलून का साइज़ क्या है, छोटा है कंपेयर टू अदर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि प्रेशर जो है इसकी हाइट पर डिपेंड करता है, इसकी हाइट इससे कम होगी तो प्रेशर भी क्या आया होगा, यहाँ पर कम आया होगा। इसका हाइट ज़्यादा होगी, इसका हाइट ज़्यादा होगी, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। क्योंकि आप पानी आप यहाँ से डाल रहे हो, यहाँ पे प्रेशर बन रहा है तो पानी इसमें ज़्यादा हो रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पर पानी आ रहा है तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, इसकी हाइट भी ज़्यादा है, ज़्यादा ऊंचाई से आ रहा है, इसमें कम ऊंचाई से आ रहा है, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है बॉटम पर, तो बैलून का साइज़ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है तो बैलून का साइज़ कम है, ठीक है, उसकी हाइट पर डिपेंड करता है। साइड प्रेशर, अगर हम किसी कंटेनर में साइड में बैलून्स लगा देते हैं, पानी डाल रहे हैं, तो ये प्रेशर ऐसे जाएगा, ऐसे प्रेशर जाएगा और थोड़ा सा बलून क्या हो जाएगा आपका, फूल जाएगा। तो ये साइड प्रेशर भी वाटर का, लिक्विड का आएगा। एक कंटेनर है, अगर उसमें सेम हाइट पर क्या कर दें, होल्स कर दें बॉटम से सेम हाइट पर, तो आज उसे पानी डालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, इक्वल प्रेशर एट द सेम हाइट से ही उसका क्या आएगा, इक्वल प्रेशर आएगा। पानी जो हम उसके अंदर कंटेनर डालेंगे, अगर हमारे होल्स जो हैं वो इक्वल पर ही होल होंगे तो वो क्या होगा, पानी भी इक्वल अमाउंट में बाहर देगा। प्रेशर गैस का बनता है, वो भी इसकी वॉल्स पे बनता है, इनकी वॉल्स पर गैस का प्रेशर होता है। गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जैसे साइकिल के पहिए में भी हम हवा भरते हैं तो वो उसकी वॉल्स पर प्रेशर रहता है, तभी वो क्या आते हैं, स्मूथली चलती भी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपके एटमॉस्फेयर में हमारी बहुत सारी एयर हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, प्रेशर रहता है, ठीक है। एयर कॉलम है जिसमें इसमें बहुत ज़्यादा क्या रहता है, इसका एयर का प्रेशर रहता है, वो डिपेंड्स करता है हमारे एटमॉस्फेयर पे। जैसे हम है, हमारी बॉडी के बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमारी बॉडी के अंदर भी है, तो वो मेंटेन रहता है। हमारी बॉडी और हमारे बाहर का एटमॉस्फेयर जो है वो उसको मेंटेन करके रखती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। ये एक्टिविटी है जो कि जर्मन के साइंटिस्ट ने की थी, ऑटो वॉन ने, जिन्होंने क्या किया था कि इन्वाइटेड अ पंप ऑफ टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ द वेसल्स। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। इस पंप की हेल्प से उनको पता चला था एयर प्रेशर का। ही ज्वाइन टू मेटालिक हेमिस्फीयर, उन्होंने दो मेटालिक हेमिस्फीयर को क्या करा था, ज्वाइन किया था और उसके अंदर उन्होंने एयर को पंप किया था। उसके बाद देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेज ऑन ईच हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर को खींचने के लिए उन्होंने 8 हॉर्सेस बुलाए थे, मतलब दोनों हेमिस्फीयर को खींचने के लिए उन्होंने 16 हॉर्सेस बुलाए होंगे। उसके बाद जब इन्होंने इसको पुल कराया, दोनों साइड से पुल कराया, सो ग्रेट इज़ द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। ये दोनों हेमिस्फीयर जो है वो नहीं खुले बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर की वजह से ये दोनों हेमिस्फीयर क्या रहे, एक दूसरे से ज्वाइन रहे। ईच साइड दे आर द 8 हॉर्सेस प्रेजेंट, बट एयर प्रेशर की वजह से हेमिस्फीयर क्या हुए, एक दूसरे से अलग
नहीं हुए। तो इससे उनको पता चला कि जो हमारा एयर प्रेशर है वो कितना फोर्स एक्सर्टेड करता है इस एक्टिविटी के थ्रू। नाउ थैंक यू क्लास।